In the last class we have discussed the kinematics of uniform circular motion. Now we will start our new topic, laws of motion. Newton's laws of motion. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, उनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स। फोर्स क्या होता है? हाउ विल यू डिफाइन फोर्स? तो इट इज अ पुल और पुश विच टेंड्स टू और चेंजेस द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ एनी बॉडी और चेंजेस द डायरेक्शन। मान लिया कोई बॉडी हमारी ये रेस्ट पर है, तो यदि इट इज अ पुश और पुल, इसे हमने खींचा अपनी तरफ, इसे धक्का दिया, जो क्या करेगा इस बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर देगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा। दैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स और इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो हाउ विल यू राइट द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स? द फोर्स कैन बी रिटन एज अ पुश और पुल which changes or tends to change the state of rest, tends to change the state of rest or motion or direction of any body। तो फोर्स से हमारा क्या क्या हो सकता है? तो इट मे चेंज ओनली स्पीड, इट मे चेंज ओनली स्पीड, इट मे चेंज ओनली डायरेक्शन, it may change both direction as well as speed, it may change both direction as well as speed, and even it may change the shape and size of any body। तो it may change, जब डिफॉर्मेशन हो जाता है तो it may change shape और साइज ऑफ एनी बॉडी। एक्चुअली फोर्स होता क्या है? इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है डेट इज कॉल्ड फोर्स। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब इंटरेक्शन हमारे बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम फोर्सेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ द इंटरेक्शन और फोर्सेस आर, तो और फर्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्सेस। वी नो डैट न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचर जो होते हैं, अवेलेबल होते हैं फोर्सेस इन नेचर में, डेट आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। The first point that we can note about the nuclear force is it is the strongest force। We know that in nucleus protons are present, it keeps nucleons inside the nucleus in spite of repulsion between the protons। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? दे आर एक्सपीरियंस्ड बाय वन पार्टिकल ड्यू टू अनदर बिकॉज ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रेजेंस होने की वजह से जो हमारा फोर्स होता है, डेट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये हमारे पास सबसे ज्यादा डिस्कशन में आएगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसको हम सबसे ज्यादा डिस्कस करेंगे।
तो इवन वी कैन से दैट जो हमारे टेंशन फोर्स है, जो पुश और पुल वाले जो फोर्सेस होते हैं, ये भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं नेचर में। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गई, दीज फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू दी मासेस। यदि बॉडी के पास मास होता है, सपोज टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मास की वजह से जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? तो जब दो बॉडीज को हम एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो फोर्स जो वहां पर अराइज होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। इट अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। कॉन्टैक्ट फोर्स का एक हमारा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सारी चीजें हमारे नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे उसमें बहुत जरूरत पड़ती है। तो इट इज ऑलवेज perpendicular to the surface at the point of contact। ये कुछ हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि जो हमारे फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम पढ़ने जा रहे थे। तो आवर फर्स्ट लॉ इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में ही रहती है, अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, a body at rest remains in rest and a body in motion continue to be in motion unless or until an external force is applied to it. An external force is applied to it. मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो हमारी रेस्ट पे ही बनी रहेगी जब तक कि हम उसमें कोई फोर्स ना लगा दें, और यदि कोई बॉडी हमारी मोशन में है तो मोशन में ही बनी रहनी चाहिए जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो क्या ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हर जगह वैलिड है? देखो, आप देखोगे जैसे मान लीजिए आपका कोई सरफेस है, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी। तो यदि ये बॉडी को आप कोई इनिशियल वेलोसिटी u दे देते हैं तो ये u वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करता, कुछ टाइम के बाद जाके ये रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहनी चाहिए, फिर वो रुक क्यों गई? तो ऑब्वियस सी बात, यदि ऐसा हुआ है तो यहां पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? बिल्कुल, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। जो यहां पर आपका सरफेस था, सरफेस क्या करेगा? इस बॉडी को रेजिस्ट करेगा आगे जाने के लिए या उसका अपोज करेगा। Hence this body will stop after some time।
यदि हमारा ये आइडियली स्मूथ सरफेस होता, मतलब यदि फ्रिक्शन यहाँ पर जीरो होता, रफनेस बिल्कुल नहीं होती, तो ये बॉडी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही आगे की तरफ मूव करते जाती। दिस इज अवर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करें तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हमारा एक टर्म निकल के आता है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट टर्म इज कॉल्ड इनर्शिया। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी? तो फर्स्ट पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी to change its state of rest or motion। मतलब क्या हुआ इसका, इस डेफिनेशन का? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन के अपने आप से चेंज नहीं कर सकती है। मतलब यदि कोई बॉडी हमारी रेस्ट पर है तो ऐसा नहीं कि आज अभी आपने देखा बॉडी रेस्ट पर है, कुछ देर के बाद ये अपने मन से चलना स्टार्ट कर दे। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यदि कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है तो ये अपने आप रुक जाए, अपने मन से नहीं रुक सकती है। तो ना ही बॉडी अपने मन से चल सकती है, ना ही बॉडी अपने मन से रुक सकती है, ना ही बॉडी अपने मन से अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। अपने मन से ऐसा नहीं कर सकती है। क्या करना पड़ेगा? हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, तभी कोई बॉडी हमारी चलती हुई बॉडी रुकती है, या फिर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो मूव करना स्टार्ट करती है। तो जिस वजह से ये अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाती है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब क्या हुआ? इनर्शिया। यदि किसी बॉडी पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी उसका अपोज करेगी कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज ना करे। इट ऑलवेज अपोजेस द फोर्स दैट हैज अप्लाइड टू इट। यदि ये बॉडी को हम कोई फोर्स लगा के चलाने की कोशिश करते हैं तो ये पहले तो इसका अपोज करेगी। यदि चलती हुई बॉडी को हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उसका अपोज करेगी कि उसका मोशन की जो है वो उसी तरीके से चल रही है तो वो चलती रहे, और रुकी है तो वो रुकी रहे। अपने मन से ऐसा वो नहीं कर पाती। तो वी कैन अंडरस्टैंड द इनर्शिया इन टू टर्म्स कि कोई भी बॉडी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी। मतलब ये अपने मन से रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, नहीं स्टेट ऑफ द मोशन को चेंज कर सकती है। और वी कैन से दैट इट ऑलवेज अपोजेस द फोर्स विच हैज अप्लाइड टू इट। यदि हमने किसी फोर्स को अप्लाई किया तो वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को ही कंटिन्यू करना चाहेगी, हेंस इट विल अपोज दैट फोर्स। अब इनर्शिया हमारा 3 टाइप्स का होता है। तो वी कैन डिफाइन द इनर्शिया इन 3 वेज। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, and then inertia of direction. We will discuss one by one. किसी भी बॉडी में यदि मास ज्यादा होता है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। हम एग्जांपल से देखो इस चीज को समझेंगे भी। अभी हम नोट कर लेते हैं, ए बॉडी हैविंग मोर मास विल हैव ग्रेटर इनर्शिया। उसके पास इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। जो मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनर्शिया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट।
इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो गया? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। यदि कोई बॉडी हमारी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि बस आपकी रुकी हुई है, ठीक है, बस आपकी रुकी हुई है, आप बस में बैठे हुए हैं और एकदम से यदि बस चलना स्टार्ट कर देती है तो क्या होता है? हमें धक्का कहाँ लगता है? हमें ऐसा लगता है जैसे हम पीछे की तरफ गिरने लग गए। ऐसे आप बस में बैठे हुए हैं, एकदम से बस एकदम चलने लग जाती है तो हम पीछे की तरफ ऐसा लीन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वी लीन बैकवर्ड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी हमारी पहले बस रेस्ट पर थी, हम भी रेस्ट पर थे, ठीक है, तो एकदम से ऐसी बस चलना स्टार्ट कर देती है तो जो हमारे फीट है, जो हमारे पैर है, वो बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट में, वहां फ्रिक्शन अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारे पैर तो बस के साथ आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द बॉडी अभी भी हमारी रेस्ट पर ही है। तो आप खुद सोचो, आप ऐसे खड़े हुए हैं और आपके पैर आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी यदि हमारी वहीं पर है तो हम कैसे लगेंगे? जैसे हम पीछे की तरफ झुक गए हों, और यदि और तेज है तो हम गिर भी सकते हैं। और एक अच्छा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप लोग सुबह जैसे ही उठते हैं, सबसे पहले मम्मी लोग क्या बोलते हैं कि चादर वगैरह इन सबको आप झाड़ दो। इससे क्या होगा? जो उसके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनका स्टेट ऑफ रेस्ट था। जैसे हमने चादर को मोशन में लाए तो जो उसके पार्टिकल्स है वो ही मोशन में आ गए, लेकिन वो रहना कैसे चाहते थे? वो रेस्ट में रहना चाहते थे, तो दोबारा से वो कहां पर आपके जमीन में गिर जाएंगे और वो फिर हमारे रेस्ट में रह जाएंगे। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दी रेस्ट। जैसे आपसे बात किया जाए कि यदि मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यदि किसी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज्यादा होना चाहिए। तो लेट्स टेक टू एग्जांपल। सपोज कोई एक बॉल है आपके पास और कहीं पर एक ट्रक खड़ा हुआ है। अब ये तो बताने वाली बात नहीं है कि मास किसका ज्यादा होगा। मास ऑफ द ट्रक बहुत ज्यादा होगा और मास ऑफ द बॉल बहुत कम होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और ट्रक का मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होना चाहिए। क्या ये हमें समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होगा कि बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। इट इज इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब ये अपोज करेगी किसी भी फोर्स का, यदि इसे हम मोशन में लाना चाहें तो जो ज्यादा अपोज करेगा उसकी इनर्शिया ज्यादा है। तो आप बताओ किसमें हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को मूव कराने में? तो ट्रक में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को मूव कराने में। तो ऑब्वियस सी बात क्या हो गई? इनर्शिया ऑफ द ट्रक इज ग्रेटर देन द इनर्शिया ऑफ द बॉल। और वी ऑलरेडी नो दैट कि मास ऑफ द ट्रक इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बॉल। इसी तरीके से लेट्स डिस्कस इनर्शिया ऑफ मोशन। What do you mean by inertia of motion? It is the inability of any body to change its state of motion. So it is the inability of any body to change its state of motion. अब बस का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि बस यदि मूव कर रही है, एकदम से बस में ब्रेक लगा दिया जाए तो हम किधर जाते हैं? हम आगे की तरफ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब बस हमारी मोशन में थी तो हम भी बस के साथ मोशन में थे। जैसे ही बस में ब्रेक लगाया तो हमारी जो फीट है वो किसके साथ है? हमारे सरफेस ऑफ दी बस है, वहां फ्रिक्शन है जिसकी वजह से हमारे पैर तो रुक जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन हमारी जो रेस्ट ऑफ दी बॉडी है उतनी ही स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करते रह जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे खड़े हुए पैर आपके जाम कर दिए जाएं तो आप कैसे गिर जाओगे? आप आगे की तरफ लीन हो जाओगे। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ दी मोशन। ये एग्जांपल आप लोग देखते भी हो तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। जैसे आप बाइक पर हो, बाइक पर बैठे हुए हो, कोई पीछे बैठा हुआ, कोई बाइक चला रहा है, अचानक से एक ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता है कि हम आगे की तरफ आने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड से जाओ, आप 100 की स्पीड से जा रहे हो, एकदम से ब्रेक लगा दो तो क्या होगा? जो पीछे वाला बंदा बैठा हुआ है वो बहुत बड़ी अच्छी स्पीड से पैराबोलिक मोशन के साथ कहां पहुंचेगा? इस तरीके से सड़क पे पड़ा हुआ दिखाई देगा।
क्यों ऐसा हुआ? गाड़ी से वो जा रहा था, ब्रेक लगा दिया, ये आगे की तरफ गिर सकता है। ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि गाड़ी में ब्रेक लगे हुए हैं, गाड़ी में तो हमारे ब्रेक लगे हुए, गाड़ी रुक गई, लेकिन ऐसा हमारे साथ तो नहीं है। तो हम अभी भी उतनी ही स्पीड के साथ, यदि बाइक हमारी 100 की स्पीड से जा रही है तो ब्रेक लगाने के बाद हम भी 100 की स्पीड की वजह से आगे की तरफ जा रहे होंगे, तो अब ऐसी बात है, आप आगे की तरफ गिर सकते हो। ये हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ द मोशन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो कोई भी बॉडी अपने मन से डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती है जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके जा रहे हैं, जैसे कोई भी आप गाड़ी से जा रहे हैं, एकदम से कर्व पाथ आ जाता है, तो कर्व पाथ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ ऐसा लगता है जैसे हम दरवाजे की तरफ, यदि आप विंडो की तरफ बैठे हो तो हमें ऐसे लगता है हम जैसे बाहर की तरफ जा रहे हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप सीधे जा रहे थे, तो यहां यदि कोई बैठा हुआ है, उसकी भी डायरेक्शन, स्पीड ऑफ मोशन क्या है, वो भी आप आगे की तरफ जा रहा है, इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। लेकिन अब गाड़ी के पास तो क्या स्टीयरिंग लगी हुई है, वो एकदम से ऐसे मुड़ गई, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी। बट क्या इसकी स्पीड अब ऐसे हो सकती है? नहीं, इसकी स्पीड ऐसे नहीं हो सकती है। ये इसमें तो कोई ऐसा स्टीयरिंग नहीं लगा हुआ है, तो ये अभी भी किधर जाना चाहेगा? सेम स्पीड से जाना चाहेगा। आप खुद सोचो, आप ऐसे जा रहे हो, कार ऐसे मुड़ गई, आपकी स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो हमें किस तरफ हम जाने लग जाएंगे कि हम बाहर की तरफ, लगेगा कि हम जैसे गाड़ी से बाहर गिर सकते हैं। और हम एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि कोई रस्सी है, रस्सी पे हमने यहां पर कोई एक पत्थर बांध दिया और इसे घुमाना स्टार्ट करते हैं, ये सर्कुलर मोशन में जाएगा। अब एकदम से यदि रस्सी टूट जाती है तो ये कैसा जाएगा? स्टोन घूमेगा नहीं ना, स्टोन विल गो टेंजेंशियली, जहां भी रस्सी टूटेगी वहां से टेंजेंशियली जाने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है कि इसे पहले एक फोर्स मिल रहा था ड्यू टू द स्ट्रिंग, और ये सर्कुलर मोशन में थी। अब इस पर कोई फोर्स नहीं थी, इनिशियल उसकी डायरेक्शन क्या थी, ऐसे ही जाना चाहता था, तो वो अब कैसे जाएगा? बिल्कुल सीधे ही जाएगा। मोशन के लिए बहुत अच्छी एक डायरेक्शन ऑफ मोशन को, इनर्शिया को समझना चाहिए। जैसे कहीं पर भी बारिश हो रही है, आप ऐसे खड़े हुए हैं और बारिश सपोज ऐसे हो रही है, ये बारिश मान लेते हैं, सपोज ऐसे हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड बारिश गिर रही है, आप छाता लगाए हुए हैं, तो आप बारिश से बच जाते हैं। क्यों बारिश से बच जाते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ द मोशन डायरेक्शन, बॉडी अपने मन से अपनी स्पीड डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती है। मतलब ये ऐसे ही कर रही है, तो बीच में आपके यदि छाता आ गया तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी रेन ऐसे गई, वो ऐसे जाके बस उसने तो ये ठान के आई है वो कि हमें तो इसको भिगोना है, तो चाहे आप छाता कैसे भी लगा लो, मूवीज की तरह वो घूम घाम के वहीं पर पहुंचेगी और आपके ऊपर बारिश गिर जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। हवा चलने लग जाए, एक्सटर्नल फोर्स उससे लग जाएगा, वो सारी चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसके वजह से हमारा ये मूव करना स्टार्ट कर दे, वो डिफरेंट थिंग्स है। लेकिन यदि आप ऐसे खड़े हुए हैं, बारिश हो रही है, छाता ऐसे आप लगाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि बारिश की बूंद ऐसे आई और जाके आपको टकरा जाएगी। इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाई इटसेल्फ। रेन अपनी डायरेक्शन को अपने मन से चेंज नहीं कर सकती है। So these are inertia of the rest, inertia of the motion and inertia of the direction. In the next class we will discuss about the momentum and Newton's second law and we will solve some examples. Thank you.